हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि हरियाणा पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेनली हमारा फोकस रहने वाला है जुडिशरी के करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं अभी तक, जाके ज़रूर से देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो एक लिम्ब, एक नया जो सिस्टम रिसेंटली डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर, उसके बारे में। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उन्होंने रिसेंटली लाइव केसेस को एड्रेस करने के लिए एक डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका नाम है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, इन शॉर्ट लिम्स। तो ये टर्म आपको ज़रूर से याद रखनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्स का आखिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जितने भी लाइव केसेस चलते हैं कोर्ट में, वहाँ पे एक ये डैशबोर्ड बनाया गया है। इसमें जो रियल टाइम डेटा है वो यहाँ पे विजुअलाइज हो जाएगा कोर्ट के लिए, और इसके साथ साथ एक आने वाले टाइम में हम ओवरव्यू भी देख पाएंगे यहाँ पे जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं उनके बारे में। तो एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने बनाया है, ताकि वो मॉनिटर कर सके जो इतनी भी गवर्नमेंट के केसेस लिटिगेशन है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सभी साथ में मिलकर यहाँ पे काम करें, जैसे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और एडवोकेट्स हैं, ये सभी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होंगे। और इनकी जो इंटायर लाइफ साइकिल है किसी भी कोर्ट केस का, कि आखिर कोर्ट की फर्स्ट हेयरिंग हो गई है इस केस का जो जजमेंट है वो क्या रहा, सारी चीज़ें एक ही जगह पे क्लब कर दी जाएंगी। तो ये है इम्पोर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि उसके पास पावर है कि वो किसी भी अवार्ड को, यानी जो भी कोर्ट की जजमेंट आई है उसे चेंज कर सकती है लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो जो कोर्ट है उस वो जुडिशली पावर है, उसके अंदर सेक्शन 34 की अगर हम बात करें, ये है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो देखिए, यहाँ पे ये जो एक्ट है ये इम्पोर्टेंट, इस एक्ट का नाम आपको याद रखना है। और इस एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, वो किसी भी कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर सकती है। मॉडिफिकेशन जो अलाउड है वो एम्पिट्यूटेड द इनवैलिड पोर्शन, मान ली ये हो सकता है कि कोई यहाँ पे जो एविडेंस है उसे सही से वैल्यूएट नहीं किया गया है, करेक्ट टाइपोग्राफिकल हो सकता है, कंप्यूटेशनल कोई एरर हो सकता है, या फिर सिलेरियल एरर हो सकता है, जिसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पावर है, अगर हम आर्टिकल 142 की भी बात करें, तो जहाँ पे कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह के स्टेप्स ले सकती है। तो एक तो आपको ये जो एक्ट है इसका नाम याद रखना है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 142 है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन जो एक्ट है ये एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे सेटअप करता है। ट्रेडिशनल जो आउटसाइड एक ट्रेडिशनल कोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आके वहाँ पे स्टेप ले सकता है। यहाँ पे ये इंश्योर करता है कि जो पार्टी है उनकी ऑटोनॉमी और जो मिनिमल कोर्ट इंटरवेंशन है वो यहाँ पे बना रहे। इसके साथ ये जो केस लॉ, जो ये लॉ है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो कमर्शियल डिस्प्यूट हैं, जो कि या फिर यूएन सिट्रल के साथ जो मॉडल लॉ है उसके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देती है, जो आर्बिट्रल अवार्ड हैं, ये बाइंडिंग होते हैं और इन्फोर्सेबल होते हैं बाय कोर्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है वीर स्वामी जजमेंट के बारे में। जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला है कि जो की वीर स्वामी जजमेंट है उसे रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो ये जजमेंट क्या कहता है, वो क्लासिफाई करता है जजेस को एज अ पब्लिक सर्वेंट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। बट अगर आपको किसी भी जो जज है उसके अगेंस्ट यहाँ पे करप्शन का एक्ट फाइल करना है, तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए, जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता नहीं। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, एक बिल्ट इन इम्यूनिटी हो गई है जुडिशरी के पास। सीजीआई को एक सेफ गार्ड की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि सबसे पहले सीजीआई का एग्रीमेंट चाहिए, और कोई भी सीजीआई से ईजिली यहाँ पे अपना कंसेंट नहीं देते हैं कि आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी जजेस को। इसके अलावा अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, तो देखिए, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं उनके पास अंडर आर्टिकल 361 के अंदर किसी भी क्रिमिनल और सिविल केस के अगेंस्ट
इम्यूनिटी है, यानी जब तक वो अपने ऑफिस के अंदर है ना तो उन पे कोई क्रिमिनल केस हो सकता है, ना ही कोई सिविल। हाँ, सिविल प्रोसीडिंग्स यहाँ पे की जाती हैं, उनको पहले 14 डे का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद भी बहुत लंबा प्रोसेस है कि इंटरवेंशन बहुत सारी हैं, तो ये प्रोसीडिंग्स भी इनको यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। पर जजेस के लिए एज सच कुछ नहीं है। पर जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है अंडर 124, जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटा सकते हैं, वो एक प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आपको आर्टिकल 361 याद रखना है, आर्टिकल 124 याद रखना है, और जो की वीरस्वामी जजमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी आपको याद रखना है। अभी जो फर्स्ट अगर हम केस की बात करें जहाँ पे CGI ने अप्रूवल दिया था टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट अ जज, सिटिंग जज, वो 2019 का है और उनका नाम था जस्टिस SN शुक्ला केस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा रिसेंटली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 लॉन्च हुई है। ये जो है इस रिपोर्ट का 4th एडिशन था। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है वो ट्रैक करती है कि स्टेट का स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है टू डिलीवर जस्टिस टू द पॉपुलेशन। इसके अलावा जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है सबसे पहले 2019 में पब्लिश हुई थी फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ टाटा ट्रस्ट। देखिए ये रिपोर्ट में बहुत सारी रिसर्च लगती हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, तो यहाँ पे टाटा ट्रस्ट ने वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे ताकि ये रिपोर्ट पब्लिश हो सके। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे पुलिस टू पॉपुलेशन रेशो है 155 पर लाख, यानी पर लाख पॉपुलेशन पे यहाँ पे 155 पुलिस मेंबर हैं, जबकि जो सैंक्शन लिमिट है वो है 197, यानी यहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की और रिसोर्सेज की बात करें तो अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। जुडिशरी फेस करता है 20% इंक्रीज़ इन पेंडिंग केसेस, और अब तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम प्रिजन की बात करें तो प्रिजन अभी भी ओवर क्राउडेड हैं, यानी अगर देखें 131% पे ऑपरेट कर रहे हैं प्रिजन, यानी अगर प्रिजन की कैपेसिटी है 100% की तो वो 131 पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, और कुछ कुछ प्रिजन तो 400% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं किस तरह की लिविंग कंडीशंस मिल रही हैं प्रिजनर्स को। तो ये रिपोर्ट सारी चीज़ें इवैल्यूएट करके ये इसका स्पेसिफिक डेटा है जहाँ पे आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है वो इंक्लूड करती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 को। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है जो इस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक क्या है, 71 है आउट ऑफ 142 कंट्रीज़। ये जो रूल ऑफ इंडेक्स है ये 8 इंडिकेटर्स को कैलकुलेट करता है, और इंडिया 89th नंबर पे अगर हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो ये इफ़ेक्टिवनेस को दर्शाता है, और जो ग्रीवांस रिडर्सल है वो प्रोसेस जो है वो एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस इंडिया में। और अगर हम सिविल जस्टिस की बात करें तो इंडिया की रैंक है 111, विच एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इम्पार्शलिटी, फ्रीडम, ये इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये रिपोर्ट्स और नंबर निकले। तो आपको इस तरह की जो रिपोर्ट्स के जो नंबर हैं ये याद रखने कि इसमें इंडिया की रैंक क्या है और ये जो इंडेक्स है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है जजेस के रिमूवल के बारे में। आखिर एक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज है उसे किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो देखिए अगर रिमूव करना है तो उसके लिए पहले एक क्या कहते हैं मोशन की रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए एटलीस्ट 100 MP का साइन चाहिए और 50 MPs इन राज्यसभा और ये लोकसभा, ये मिनिमम नंबर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए, बल्कि जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप हमें बताइएगा आपको याद है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ये इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी में कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिए। इसके बाद जो आर्टिकल 124 है वो बताता है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है, और आर्टिकल 218 बात करता है हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में।
और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसको बोलते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट। इसमें एक पूरा प्रोसीजर एक डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जज को, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। फिर है इम्पोर्टेंट आर्टिकल 121 जो प्रोहिबिट करता है कि जो पार्लियामेंट है वो जो कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, उनको डिस्कस नहीं कर सकता वाइल दे आर डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़। कुछ सर्टेन एक्सेप्शन है, मान लीजिए एक मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ जज अगर पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है तो उस टाइम पे जो वो जज हैं उनका जो कंडक्ट है उसे डिस्कस किया जाता है, और जो रिमूवल की प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर दी गई है। तो यहाँ पे एक एक्ट आपको याद रखना है, और दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 218 और आर्टिकल 124, ठीक है। एक नोटिस दिया जाता है सबसे पहले रिमूवल के लिए, फिर हमने ऊपर बात की थी जो अगर लोकसभा इस चीज़ को इनिशिएट कर रही है तो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए, और अगर राज्यसभा इनिशिएट कर रही है तो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए। इसके अलावा एक बार नोटिस सबमिट हो गया तो जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के स्पीकर और जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये मोशन एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। एक बार जब एक हाउस में ये मोशन एडमिट हो जाता है, फिर एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनती है जिसमें स्पीकर होते हैं और चेयरमैन, यानी लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड कमेटी बनती है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। इसके बाद जो ये कमेटी बनती है, ये जो चार्जेस हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, और इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि 3 मंथ के अंदर आपको ये रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और ये पूरा जो प्रोसीजर है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं पार्लियामेंट के, वो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं इसे फैसिलिटेट करवाते हैं। फिर कमेटी की जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है दोनों ही हाउसेस में। फिर जब दोनों हाउस एक मोशन पास कर देते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, उसके बाद अगर ये मोशन पास हो जाता है तो फिर जज को एक उसकी जो पोजीशन है उससे रिमूव कर दिया जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पे यूज़ की जाती है, यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द हाउसेस, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ अबाउट लीगल एड सिस्टम। तो जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ये मैंडेट करता है कि फ्री लीगल एड जो है हर इंसान को मिलनी चाहिए जो भी इंडियन सिटीज़न है, और नियरली 80% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। अगर हम बात करें तो 2023 से 24 के बीच में 15.5 लाख पीपल हैं जिन्होंने फ्री लीगल एड को यूज़ किया है और उन्हें फ्री लीगल एड प्रोवाइड की गई है। तो ये 28% राइज है प्रीवियस ईयर की तुलना में। जो लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं वो हर रूरल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम क्लिनिक की बात करें तो टोटल 163 विलेजेस में ये प्रेजेंट हैं। लीगल एड गेट लेस देन 1% ऑफ टोटल जस्टिस बजट, यानी जो गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है उसमें पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी और लीगल एड, इन चारों को ही सम अप करके लीगल एड को सिर्फ 1% के जो फंड्स होते हैं वो अलोकेट किए जाते हैं। और लीगल एड के प्रिंसिपल जो आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 22(1) है और आर्टिकल 39A, ये जो DPSP है और ये सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। इन सभी में इनग्रेन किया गया है लीगल एड के प्रिंसिपल को। और इसी के साथ साथ लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम भी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है जिसे 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओनली अक्यूज्ड पर्सन मॉडल्ड ऑन द पब्लिक डिफेंडर सिस्टम, यहाँ पे जो अक्यूज पर्सन है उन्हें यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ पंच परमेश्वर विच इज़ एम्बॉडीड द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव कंसेंसस इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी मिलजुल के आप झगड़ा सुलझा लीजिए, उस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही हैं, ठीक है। तो जो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है उसने ये बताया कि जो टोटल नंबर है पेंडिंग केसेस का इंडिया में वो अराउंड 5 करोड़ है। जो हमने पीछे डेटा देखा था, यहाँ पे थोड़ा फिगर्स उन्होंने एग्जैक्ट लिखे हैं कि 4,57,96,239।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे जो ADR है, जो यानी 39 में हमने देखा था, ये तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है लोगों को। तो ये मैंडेट करता है कि स्टेट टू प्रोवाइड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसके अलावा देखिए कोर्ट्स के ऊपर इतना बर्डन है, तो एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया गया कि आप आर्बिट्रेशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू या मीडिएशन के थ्रू आप जो केसेस हैं उन्हें सोल्व कर लीजिए, जो भी सिविल नेचर के केसेस हैं। इसके अलावा जो जुडिशियल सेटलमेंट हो गई यानी लोक अदालत हो गई, इसके अलावा ग्राम न्यायालय होते हैं, वहाँ पे जाके इन डिस्प्यूट्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए ताकि जुडिशरी के ऊपर जो बर्डन है वो भी यहाँ पे कम हो सके। और ये सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन एक्ट 2021 में पास किया गया, जिसके अंदर इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल को सेटअप किया गया। उसके पास लीगल बैकिंग भी है ताकि वो आर्बिट्रेशन को फैसिलिटेट कर सके। इसके अलावा लॉ फिक्सेस अ मैक्सिमम, यहाँ पे एक देखिए कोर्ट पे तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बट इस काउंसिल एक्ट के अंदर 180 दिन का यहाँ पे फिक्स डेट आपको दी गई है कि इसके अंदर आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि इंश्योरिंग फास्टर जस्टिस, सिविल केसेस में एक जस्टिस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। बट हाँ, अगर यहाँ पे जो पार्टी है, जहाँ पे जो भी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, पार्टी उससे डिससेटिस्फाई है, तो यहाँ पे वो फिर अलग से सेशन करा सकती है मीडिएशन का। ठीक है, फिर लोक अदालत जो है वो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर यहाँ पे गवर्न की जाती हैं, जिनके अंडर जो कि आर्टिकल 39A जो कि DPSP हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, उसके अंदर यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा जो परमानेंट लोक अदालत हैं सेक्शन 22B के अंदर, इसके अलावा नेशनल लोक अदालत होती हैं, ई लोक अदालत होती हैं। इन सभी को मिला के मेन एम क्या है गवर्नमेंट का कि जो जस्टिस सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और लोगों को अवेयर करना है कि सिर्फ कोर्ट जाकर ही नहीं, बल्कि अगर आपके सिविल केसेस हैं तो आप जो अदर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है और जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही जल्दी आपको जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं, उनको आपको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए। जो फर्स्ट लोक अदालत है इंडिया की, वो गुजरात में 1999 में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। देखिए ये अगर लोक अदालत के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो लोक अदालत हैं उनके जो डिसीजन है वो फाइनल होते हैं और जो अपील है वो कहीं पे भी अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट हैं वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दे रहे हैं बिफोर लिटिगेशन। अगर डिससेटिस्फाइड पार्टी है तो पर फिर भी वो एक कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जाके यहाँ पे दोबारा से केस को फाइल कर सकती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ वुमेन्स जजेस के बारे में है। जस्टिस BV नगरत्ना रिमेन्स द ओनली वुमेन इन दी करंट बेंच। टोटल 11 वुमेन हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है इन सुप्रीम कोर्ट, यानी टोटल अगर हम 100% की बात करें तो सिर्फ 3.8% है जो विमेन जजेस हैं अभी। जस्टिस फातिमा वीवी ओनली जज हैं माइनॉरिटी फेथ की, एंड वन वुमेन लॉयर जस्टिस इंदु मल्होत्रा वाज अपॉइंटेड डायरेक्टली टू कोर्ट फ्रॉम बार, अ स्टार कॉन्ट्रास्ट ऑफ 9 मेल लॉयर। तो देखिए ये जो जेंडर गैप हमें सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रहा है, जेंडर गैप जुडिशरी के अंदर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉचडॉग है, जो कि जिसको जस्टिस प्रोवाइड करना जिसका काम है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है कि सबसे पहले जुडिशरी में हमें जेंडर जस्टिस को यहाँ पे एक्सेप्ट करने की, परफॉर्म करने की, अपनाने की ज़रूरत है। तो जो फर्स्ट वुमेन CJI थी जो कि जस्टिस नगरत्ना थी, ही who is a scheduled to serve CJI for just 36 days। तो 2027 में सिर्फ 36 डेज़ के लिए उनको यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो ये है कंप्लीट न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को कवर कर लिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए।